नमस्कार सभी को राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी है जो अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो बनाने का दोस्तों मेरा पर्पस है कि आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने का जो जानकारी आप लोगों को YouTube के ऊपर नहीं मिल रही है, जिस जानकारी के लिए आप लोगों को पैसे लगाने पड़ रहे हैं। आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आपको जो इस वीडियो में मिलने वाला है वो कंटेंट आपको YouTube के ऊपर कोई भी नहीं बता रहा है और ना ही आपको कहीं पे वो मिलेगा। आप YouTube के ऊपर सर्च करेंगे HSSC सिलेबस, आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे ख्याल से 1000-2000 वीडियोस मिल जाएंगी जिनके थंबनेल में लिखा होगा HSSC सिलेबस, कितने मार्क्स का कितना आता है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन जब आप उस वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं ये देख के कि पहले ही 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है, तो आप लोगों को उस वीडियो के अंदर मिलता क्या है? आपको सिर्फ सब्जेक्ट बताए जाते हैं और आपको ये बताया जाता है प्रीवियस ईयर्स को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है। लेकिन आप लोगों को टॉपिक्स नहीं बताए जाते हैं कि किस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मैं आज लेके आया हूं। इस पेज के ऊपर मैंने सारा का सारा कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है, जो आपको इस वीडियो में मैं ये तक बताने वाला हूं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसको छोड़ना है और किसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इस वीडियो के पूरे होने के बाद आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको इस वीडियो से कितनी ज्यादा नॉलेज जो है वो प्राप्त होगी, कि आपको पता लग जाएगा कि हमें HSSC के, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो, चाहे आप अपने CET की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप CD की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, HSSC में नॉर्मली अगर किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर एग्जाम की बात करें तो अलग बात है। जैसे आप मेडिकल फील्ड का कोई एग्जाम है या फिर इलेक्ट्रिसिटी विभाग का कोई एग्जाम है, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं एक स्पेसिफिक जनरल जो एग्जाम होते हैं जिनको +2 ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, उस एग्जाम में क्या सिलेबस होता है, मैं आपको वो सिलेबस बताने वाला हूं आज। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। हर एक सब्जेक्ट के बारे में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे सारे अभी आप लोगों को बता दूंगा। पेन कॉपी लेके बैठो और अपने सिलेबस को नोट डाउन कर लो। आपको सिर्फ ये सिलेबस फॉलो करना है, आपको ये सिलेबस अपने HSSC के एग्जाम्स के लिए कंप्लीट करना है। उसके अलावा आपको मैं सोर्सेज भी बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक जो है वो बेस्ट रहेगी और कौन सा कंटेंट आपको कहां से क्या प्रेफर करना है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, किसी भी चीज को स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर बैकग्राउंड से आप लोगों को कुछ नॉइस आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास आता है दोस्तों इंग्लिश। इंग्लिश की ऐसी हवा बना रखी है हरियाणा के एग्जाम्स के लिए कि बच्चों को ना ऐसा डराया गया है। पहले ही इंग्लिश से हम लोग इतना भागते हैं क्योंकि थोड़ा सा हम इसको डिफिकल्ट मानते हैं, ग्रामर में बहुत ज्यादा हमारे पास इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वोकैबुलरी बहुत बड़ी होती है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें रहता है। अभी 2 मिनट में इंग्लिश का सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और कहां से पढ़ना है क्या पढ़ना है वो आप लोगों को अभी पता लग जाएगा। इंग्लिश को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं दोस्तों। इंग्लिश को मैं एक ग्रामर के पार्ट में डिवाइड करता हूं और एक इंग्लिश को मैं वोकैब के पार्ट में डिवाइड करता हूं। वोकैबुलरी जिसको आप बोलते हो, 2 पार्ट्स में हम इंग्लिश को डिवाइड करते हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करी जाए तो आपका एवरेज 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी 7, कभी कभी 8, कभी कभी 6, एवरेज 7 मान सकते हो, 7 क्वेश्चंस आते हैं, जिसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। 3 से 4 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन ही आपके वोकैबुलरी से पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी 3 से 4 क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, देखो इंग्लिश में सबसे पहले ग्रामर का जो टॉपिक आप लोगों को करना है, सबसे पहले आप लोगों को करना है दोस्तों वर्ब का टॉपिक। ठीक है, वर्ब के बाद आप लोगों का आता है दोस्तों इसमें नाउन। वर्ब आपके पास 2 तरीके की होगी, एक बेसिक वर्ब होती है और एक एडवांस वर्ब होती है। ठीक है, एडवांस वर्ब पूछी जाती है आपके SSC के लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें, लेकिन हरियाणा के एग्जाम्स में आपकी बेसिक वर्ब से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पे आपको नाउन पढ़ना है, तीसरे नंबर पे आपको प्रोनाउन पढ़ना है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम क्रिया जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। प्रोनाउन के बाद आप लोगों को इसमें दोस्तों आर्टिकल करने हैं। आर्टिकल में 3 आर्टिकल ए एन दी, तीनों के बारे में बेसिक जो अपने कॉन्सेप्ट होते हैं बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, ए किसके आगे लगेगा, एन किसके आगे लगेगा, वोवल के आगे क्या लगेगा, कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगेगा, यूनिवर्सल चीजों के आगे क्या लगेगा, ये सिंपल से कॉन्सेप्ट आप लोगों को आर्टिकल के पढ़ने हैं। आर्टिकल के बाद आप लोगों को करनी है दोस्तों इसमें प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आप लोग करोगे इसमें दोस्तों आपके एक एडवर्ब और इसमें आप जोड़ लीजिए
एडवर्ब के बाद आप इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप इसमें करके जाओगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस आप लोगों को एसएससी लेवल के नहीं करने, ग्रेजुएशन लेवल के, आपको सिंपल लेवल के करने हैं। जैसे कि मैंने पत्र लिखा, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से पूछे गए हैं, ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। एक दो बार आपका इस वॉइस के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। मैं इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा किससे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको किसमें करना है दोस्तों, ये आपको ग्रामर के अंदर करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे आर्टिकल से पूछे जाते हैं, प्रेपोजिशन से पूछे जाते हैं। बिटवीन क्या होता है, अमंग क्या होता है, और कैसे इज होता है, टू कहां पे लगता है, फोर कहां पे लगता है, तो इन सारी चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल प्रेपोजिशन पे सबसे ज्यादा ध्यान दोगे, नाउन के ऊपर ध्यान दोगे, वर्ब के ऊपर ध्यान दोगे। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स आपके बिल्कुल टिप्स के ऊपर होने चाहिए। इनके सारे के सारे रूल्स आप लोगों को याद होने चाहिए अगर आपको ये 3 से 4 क्वेश्चन इंग्लिश में ठीक करने हैं तो। ठीक है, उसके बाद बात आती है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी में बात करें दोस्तों तो आपके पास एक टॉपिक होता है इडियम एंड फ्रेजेस, जिसको आप हिंदी में मुहावरे एवं लोकोक्तियां बोलते हैं। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस के बाद आपके पास आता है दोस्तों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद आप लोगों के पास इसमें होता है दोस्तों स्पेलिंग्स एरर आते हैं आप लोगों के पास। आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से पूछा जाता है गलत स्पेलिंग कौन सी है, या फिर 4 ऑप्शन देके पूछेगा कि इसमें से सही स्पेलिंग कौन सी है। ये स्पेलिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को करना है। उसके बाद बात आती है, कभी कभी हमसे एंटोनियम सिनोनियम पूछे जाते हैं। एंटोनियम सिनोनियम का क्या मतलब होता है, समानार्थी शब्द और विपरीत शब्द हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ये आपको करना कहां से है, आप लोगों को बुक नोट करनी है। बुक का नाम है दोस्तों प्लिंथ टू पैरामाउंट। प्लिंथ टू पैरामाउंट, जो कि नीतू सिंह द्वारा लिखी गई है। इसी बुक से आप लोगों को ग्रामर करनी है और इसी बुक से आप लोगों को वोकैबुलरी करनी है। इडियम्स की अगर मैं बात करूं तो आपको इस बुक के अंदर कम से कम भी 600 के आसपास इडियम्स मिल जाएंगे, 600 के आसपास वन वर्ड मिल जाएंगे, 300 के आसपास आपको इसमें स्पेलिंग्स मिल जाएंगी, और एंटोनियम सिनोनियम्स आपको 600 के आसपास मिल जाएंगे। बहुत ही इजी है। नीतू सिंह की जो बुक है उसमें आप लोगों के लिए फायदे की बात यह है कि उसमें इंग्लिश भी दी हुई है, साथ ही साथ आपको उसमें हिंदी में समझाया हुआ है, तो याद करने में आसानी हो सकती है। ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एक अल्टरनेट होता है दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ने का। लेकिन दोस्तों देखो, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप लोग कंटिन्यू अगर कर सकते हैं तो आप न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू, कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए आप, या फिर आपके पड़ोस में कोई न्यूज़पेपर लेता है तो उससे 50-60 न्यूज़पेपर्स को ले आइए और डेली का टारगेट बनाइए कि डेली मुझे दिन में कभी भी, सुबह शाम दोपहर रात, कभी भी आधे घंटे से 45 मिनट इस न्यूज़पेपर की बस मुझे रीडिंग करनी है। जितना न्यूज़पेपर मैं पढ़ूंगा उस न्यूज़पेपर में से मुझे जो जो वर्ड्स डिफिकल्ट लगेंगे उन वर्ड्स को मैं इंटरनेट पे सर्च करके और एक अपनी कॉपी बनाऊंगा नोटबुक वोकैबुलरी की, उसमें उन वर्ड्स के मतलब में लिखता चला जाऊंगा, उनसे जुड़े हुए सिनोनियम और उनसे जुड़े हुए एंटोनियम में लिखता चला जाऊंगा। इस तरीके से आपका एंटोनियम सिनोनियम का जो पार्ट है और आपका स्पेलिंग का जो पार्ट है ये ऑटोमेटिक आप लोगों का कवर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो क्या पढ़ना है आपको इंग्लिश में? ग्रामर में आपको वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वोकैबुलरी में इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, एंटोनियम, सिनोनियम, और आपको बुक जो है वो प्लिंथ टू पैरामाउंट फॉलो आप कर सकते हैं। ये बेस्ट बुक है। एसएससी का कोई भी एस्पायरेंट होता है वो प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, यहां पे ध्यान रखना दोस्तों, प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो इंटरनेट के ऊपर आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट, खरीदने की भी जरूरत नहीं है। या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है फिनिशर्स के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ये प्लिंथ टू पैरामाउंट की पीडीएफ जो है वो मैंने डाली हुई है। डाउनलोड करके अच्छे से उसकी प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं या फिर वैसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। ये रहेगा दोस्तों आपका इंग्लिश का सिलेबस। इसको कर लिया तो आपके ये 7 से 8 क्वेश्चन जो है इसमें आप लोग पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं और बात करते हैं दोस्तों। हमारे पास जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो होता है आपका दोस्तों हिंदी। हिंदी से एचएसएससी में क्या हुआ है, हमेशा हिंदी में आप लोगों से ग्रामर या व्याकरण जिसको बोलते हैं वो पूछी जाती थी, लेकिन अभी जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ उसमें आपसे हिंदी का साहित्य पूछा गया। वो साहित्य आप लोगों को कहां से पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है दोस्तों हिंदी की। हिंदी की वेटेज क्या रहती है आपके एग्जाम में दोस्तों? वही 7 से 8 क्वेश्चन की वेटेज रहती है। इंग्लिश और हिंदी मिला के कभी 15 नंबर की आ जाती है, कभी 16 नंबर की आ जाती है, कभी 14 नंबर की आ जाती है। तो ये आपका इक्वल इनका पार्ट रहता है। कभी हिंदी का एक क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है, कभी इंग्लिश का एक क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है। इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों। एक पार्ट हमारा होगा इसमें व्याकरण का और एक पार्ट होगा इसमें दोस्तों हमारा साहित्य का। ठीक है,
साहित्य के लिए मैं पहले ही सीधी सी बात बता देता हूं, आप लोगों को एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाना है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे सारी की सारी क्लासेस की आपको हिंदी की पीडीएफ मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, 8वीं क्लास से लेके आपको 12वीं क्लास तक की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। उन पीडीएफ की आप लोगों को रीडिंग करनी है। रटने की कोशिश मत करना, याद करने की कोशिश मत करना। एक बुक को जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं, आपको साहित्य की इन बुक्स को 8वीं से लेके 12वीं, एक हफ्ते में 8वीं को रीड कर लीजिए, एक हफ्ते में 9वीं को रीड कर लीजिए, एक हफ्ते में 10वीं, एक हफ्ते में 11वीं, एक हफ्ते में 12वीं। 5 हफ्ते में 5 बुक्स को रीड कर लीजिए। डेली अगर 1 घंटा 1.5 घंटा भी दोगे तो ये बुक्स आप रीड कर सकते हो। सिर्फ एक बार हिंदी साहित्य पूछा गया है, आगे का कुछ नहीं पता, और ना ही उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि वो हिंदी का साहित्य पूछेंगे या व्याकरण पूछेंगे। लेकिन फोकस हमारा प्रीवियस एग्जाम्स को देखते हुए किस पे रहना चाहिए, व्याकरण पे रहना चाहिए। तो व्याकरण के टॉपिक्स को ध्यान से देखो, हमें व्याकरण में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। व्याकरण में दोस्तों आप लोगों के पास सबसे पहले, जैसे इंग्लिश में हमने नाउन पढ़ा था, तो हिंदी में हम संज्ञा पढ़ेंगे। इंग्लिश में हमने प्रोनाउन पढ़ा था, तो इसमें हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम के बाद इसमें दोस्तों आप लोगों को करना है क्रिया का टॉपिक। क्रिया के बाद आप लोग करेंगे दोस्तों विशेषण। विशेषण के बाद करेंगे दोस्तों आप लोग कारक, काल और कारक जिसको बोलते हैं आप। इसके बाद आप लोग करेंगे दोस्तों समास। समास के बाद आता है दोस्तों आपके पास अव्यय। अव्यय के बाद इसमें आप एक रस जोड़िए। उसके बाद आएगा आपके पास एक छंद, और आपके पास आएगा लास्ट टॉपिक आपका अलंकार। ये वो टॉपिक्स हैं। कारक और काल से हमेशा क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, संज्ञा से क्वेश्चन पूछा जाता है, अलंकार से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छंद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ये कहां से कवर करोगे आप? इनके लिए आप लोगों को 6th क्लास से लेके और 8th क्लास तक की हिंदी व्याकरण एनसीईआरटी की डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर फ्री में है, और हिंदी व्याकरण आप लोगों को डाउनलोड करनी है किसकी? एनसीईआरटी की। ठीक है, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें आपको किसी भी कोर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है। बुक्स के साथ आपको दोस्ती करनी है, किताबों के साथ आपको दोस्ती करनी है। जितनी ज्यादा किताबों से दोस्ती कर लोगे उतने ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। ज्यादा यूट्यूब के चक्कर में और ज्यादा कोर्सेज वगैरह के चक्कर में पढ़ोगे तो हो सकता है आप लोगों का नुकसान हो जाए। ये नहीं कहता कि सारे एक जैसे होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो सच में मेहनत करते हैं, सच में चाहते हैं स्टूडेंट्स जॉब लगे, लेकिन सारे भी ऐसे नहीं हैं। आधे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आधे लोग ऐसे जो सच में भला करना चाहते हैं। बट आप लोगों का प्राइम मोटिव जो होना चाहिए वो आप लोगों को हिंदी के लिए 6ठी से 8वीं की हिंदी व्याकरण एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए। साहित्य के लिए 8वीं से 12वीं एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है ncrt.nic.in, उस पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। पढ़िए और अपना एग्जाम क्लियर कीजिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था दोस्तों आपका हिंदी का। हिंदी के बाद बात आती है दोस्तों मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का दोस्तों देखो, ऐसा कुछ उन्होंने ये नहीं बताया हुआ है कि मैथमेटिक्स 8 नंबर का आएगा, मैथमेटिक्स 10 नंबर का आएगा, मैथमेटिक्स 4 नंबर का आएगा, या मैथमेटिक्स 20 नंबर का आएगा। ठीक है, बट हम एवरेज मान के चलते हैं कि आपका जो मैथ का पोर्शन रहता है, हम मान लेते हैं कि मैथ के पोर्शन में आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एवरेज मान के चल लेते हैं हम 8 क्वेश्चन। ठीक है, मैथ्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे दोस्तों। एक पार्ट आपका होगा अरिथमेटिक का पार्ट, एक आपका होगा दोस्तों एडवांस का पार्ट, और एक आप जिसको टेक्निकल मैथ की, जिसको लोगों ने डेफिनेशन दे दी है, जिसको 11th-12th का मैथ बोलते हैं, टेक्निकल मैथ उसको बोल रहे हैं। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में हमने मैथमेटिक्स को डिवाइड किया है। क्वेश्चन कितने आने हैं हमारे पास? एवरेज 8 क्वेश्चन आने हैं। 8 क्वेश्चंस के लिए कौन से टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है? स्मार्ट वर्क करोगे तो काम चलेगा, हार्ड वर्क करने के लिए तो कितना भी मैथ्स पढ़ लो कम ही रहता है। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या होता है? प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमें किन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। मैथ्स की बात करते हैं दोस्तों, अरिथमेटिक में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको सरलीकरण आप लोग बोलते हैं। आपको एक ऐसी इक्वेशन दे दी जाएगी, उसको बोला जाएगा कि इसको सोल्व करिए, या इसका सरल रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा, उस तरीके से आपको दे दिया जाएगा। आप सिंपलीफिकेशन का टॉपिक आप लोगों को करना है। बुक भी बता दूंगा ये सारे टॉपिक्स आपको कहां से करने हैं। सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका आता है इसमें नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप लोगों से जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल से, यानी कि इस संख्या को अगर हम इस संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल इतना आता है, अगर इस संख्या को इससे भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। 11 से डिविजिबल कौन सी संख्या है, 5 से डिविजिबल कौन सी संख्या है, 25 से डिविजिबल कौन सी संख्या है। ये डिविजिबिलिटी भागफल से आप लोगों को नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भागफल डिविजिबिलिटी रूल से पूछे जाते हैं। उसके बाद टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसको आप समय
और कार्य बोलते हैं। टाइम एंड वर्क से आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? या तो आप लोगों से सिंपल सा पूछा जाएगा कि भाई 3 आदमी थे एबीसी, एक ने काम करना शुरू किया, उसके बाद 2 दिन के बाद बी ने उसको ज्वाइन कर लिया, उसके 2 दिन के बाद सी ने उसको ज्वाइन कर लिया, फिर 4 दिन के बाद सी जो है वो काम छोड़ के चला गया, बचा हुआ काम ए और बी ने कितने दिन में पूरा किया। दूसरा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है 4 लोग 4 दीवारों को 4 दिन में बनाते हैं, तो 8 लोग 8 दीवारों को कितने दिन में बनाएंगे? 4 लोग 5 महिलाएं, 4 पुरुष 5 महिलाएं एक काम को इतने दिन में करते हैं, तो 8 पुरुष और 2 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी? ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर से कंप्लीट करने हैं। इसके बाद दोस्तों प्रतिशत, जिसको आप परसेंटेज बोलते हैं, परसेंटेज के टॉपिक से आप लोगों को सीधा सा दे दिया जाएगा x का 5% है y के 10% के बराबर, तो बताओ y x का कितने प्रतिशत है? परसेंटेज में ही आपका प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट भी इसी के अंदर आ जाता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का टॉपिक भी परसेंटेज पे आ जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये प्रतिशत के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। एक इंसान ने 50 रुपए की चीज खरीद के उसको 80 की बेच दिया, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? एक दुकानदार है जिसने 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम का बाट यूज किया, तो बताओ उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? एक शॉपकीपर है या फिर एक कस्टमर है जिसने किसी चीज को एमआरपी था उसका 50 रुपए, लेकिन उसने उसको 120 रुपए दे दिए, तो बताओ खरीदने वाले को कितने रुपए का नुकसान हो गया? इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको परसेंटेज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस वाले टॉपिक से क्लियर करने हैं। इसके बाद आप लोगों का ये टॉपिक्स अगर आपने अर्थमेटिक में कर लिए हैं तो आपने 90% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एचएसएससी से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसके अलावा देखो दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर भी है, एलिगेशन चैप्टर भी है, एवरेज चैप्टर भी है, और हाँ इसमें एक और जोड़ लो दोस्तों आप, इसमें एज, आयु का चैप्टर और जोड़ लो। आयु से क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं कि भाई जब एक इंसान 4 साल का था तो उसके पिताजी की आयु 20 वर्ष थी, आज वो इंसान 25 साल का है, तो उसके पिताजी की आयु उससे कितने गुना हो गई है? माता की आयु, पिता की आयु, बहन की आयु, ये आयु से क्वेश्चन, एज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एज भी इसमें आप काउंट कर सकते हो। एडवांस में सबसे ज्यादा फोकस करोगे दोस्तों आप सबसे पहले तो अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स। अलजेब्रा के कौन से कॉन्सेप्ट्स? अलजेब्रा में जो आपके एबीसी के क्वेश्चंस आते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको करने हैं। इसके बाद आप लोगों को ट्रायंगल करना है, जो ज्योमेट्री में आता है आपका, और ट्रायंगल के बाद आप लोगों को इसमें रेक्टेंगल का टॉपिक करना है, डायगोनल्स वगैरह देखने हैं, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो देखना है आपको, और आपका ज्योमेट्री में जो रेक्टेंगल से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आप लोगों को एक दे दिया जाएगा कि एक पार्क है, उस पार्क के चारों तरफ एक 4 दीवारी बनाई गई है 5-5 मीटर की, तो उसका जो बाउंड्री है उसमें से अगर हम इसका एरिया निकाल देते हैं तो बचाओ बाउंड्री का एरिया कितना आएगा? ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल और अलजेब्रा से करने हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल मैथ की। तो सबसे पहला टॉपिक जिससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैट्रिक्स है, दूसरे नंबर पे आपका आता है डिटरमिनेंट्स दोस्तों, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका आता है इसमें सेट्स, रिलेशन, और आपका आएगा इसमें फंक्शन। ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों 11th और 12th क्लास का सिलेबस, और ये जो है आपका ये टोटल आप लोगों का 10th क्लास तक का सिलेबस है, 6ठी से लेके 10th तक का सिलेबस है। तो आप सिंपल सी बात है 6ठी से 10th तक की एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करोगे, मान लो आप सिंपलीफिकेशन में, आप मान लो नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है, संख्या पद्धति होता क्या है, ठीक है। आपने पढ़ा, आपको पता लगा संख्या पद्धति क्या होता है। आप एक बात बताइए, क्या 6th क्लास 7th क्लास की बुक को पढ़ने के लिए इस एज में आके 25, 24, 26 साल की एज में आके आपको किसी टीचर की या किसी मेंटर की जरूरत पहली बात तो नहीं होनी चाहिए उस 6ठी 7वीं क्लास के मैथमेटिक्स को सीखने के लिए। वो चीज आप करके आ चुके हैं, सिर्फ ये है कि गैप हो गया इसलिए भूल गए हैं। किताब को उठाओगे, थ्योरी पढ़ो, पहले होता क्या है, कैसे कैसे उसको हम सोल्व करते हैं। उसके बाद उसके चैप्टर में पहले एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण को पढ़िए, खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए, फिर अगला उदाहरण खुद से करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से आपको सारे उदाहरण करने हैं, और आपको उस चैप्टर के लास्ट में, एक्सरसाइज के लास्ट में जो एग्जांपल दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सोल्व करना है। वो भी आपसे सोल्व नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप 7वीं क्लास की एनसीईआरटी को सोल्व करने बैठ गए और आपसे सोल्व नहीं हुए, आपको डाउट आ गया, अब मैं किससे पूछूं डाउट? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पे एनसीईआरटी की वेबसाइट पे उसी 7वीं क्लास के मैथ की जो बुक है उसका सॉल्यूशन दिया होगा, सॉल्यूशन को डाउनलोड कीजिए, सॉल्यूशन को देखिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप 24+ हैं तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब आप किसी कोचिंग सेंटर के ऊपर या किसी मेंटर के ऊपर आप इतना डिपेंड नहीं रह सकते, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपनी पर्सनल तैयारी खुद करनी पड़ेगी, किताबों से दोस्ती करनी ही पड़ेगी दोस्तों आपको, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट हो गया दोस्तों आपका मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको 11th 12th एनसीईआरटी से आप ये क्लियर कर सकते हो। 10th 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी में आप अर्थमेटिक और एडवांस का ये पोर्शन ये जो है कर सकते हो।
ये टॉपिक्स आपको कोई नहीं बताएगा। YouTube के ऊपर आप माथा मार लेना और सर्च करके देख लेना, आपको क्या सारे सब्जेक्ट्स के ये टॉपिक अगर किसी भी वीडियो के अंदर मिल जाए तो भाई स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम चैनल के ऊपर भेज देना और मुझे गलत प्रूव कर देना, ठीक है। चलो, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और आपका मैथमेटिक्स हो गया। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग में हमें कौन से चैप्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। अगला आपका सब्जेक्ट आता है दोस्तों रीजनिंग। रीजनिंग का भी अगर हम मान के चले दोस्तों मैथ के हिसाब का ही आता है, 7 से 8 क्वेश्चन एवरेज आते हैं, मतलब 15-16 क्वेश्चन, 17-18 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के मिलके आप लोग मान सकते हैं आपके पेपर में आते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं आपसे सीरीज पूरा करने वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको दे दिया 1, 3, 5, 7, अगला टर्म क्या आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके सीरीज में आते हैं। सीरीज में टोटल 5 से 6 कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर आपने वो सीख लिए तो आपके सीरीज का टॉपिक, सीरीज का क्वेश्चन आपका बैंक लेवल तक का भी गलत नहीं होगा। और ये चीजें आपको YouTube के ऊपर बहुत सारी मिल जाएंगी, सीरीज की ट्रिक्स क्या होती है। रीजनिंग के लिए तो आप YouTube को फॉलो कर सकते हो, ये चीजें सबने करवाई हुई है। सीरीज के बाद आप लोगों के पास इसमें आता है दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें भी आता है, लेकिन मिसिंग नंबर का मतलब होता है आपको एक ऐसा रेक्टेंगल या स्क्वायर बना के दे दिया, 1, 3, 5 लिख दिया, यहाँ पे पूछ लिया क्या आएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है? वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है आप लोगों को दे दिया ABCD, ये जुड़ा हुआ है EFGH से, तो बताओ JKLM किससे जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वर्ड फॉर्मेशन से, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, रीजनिंग के अंदर आपके जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोगों को करके जानी है कि भाई उसकी चाची की बुआ का जो दामाद है, उसके इकलौते पुत्र की जो बहू है वो उस चाची की क्या लगेगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ब्लड रिलेशन से आते हैं। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों मिरर इमेज से। आप लोगों को एक फोटो दे दी जाएगी, ऐसे एक चिड़िया बिठा के पूछेंगे कि इसकी पानी में परछाई जो है वो कैसी बनेगी, और ये क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस के लिए दोस्तों आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस के लिए आप सिंपल इंटरनेट के ऊपर टाइप कीजिए बेस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ सीरीज, बेस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ मिसिंग नंबर, बेस्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, बेस्ट 100 क्वेश्चंस फॉर ब्लड रिलेशन, बेस्ट 100 क्वेश्चन फॉर मिरर इमेज, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सीएचएसएल लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। टोटल आप लोग 600-700 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, रीजनिंग का टॉपिक आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके लिए स्पेसिफिक किसी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है। एसएससी के प्रीवियस ईयर दुनिया जहां के क्वेश्चंस आपको इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, एसएससी अड्डा है, अड्डा 247 है, किरण की वेबसाइट है, इनके ऊपर आपको इनके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, तो वहां से आप अपना रीजनिंग का पोर्शन जो है वो क्लियर कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है, क्योंकि इसलिए बन रही है लंबी दोस्तों क्योंकि मैं आप लोगों को वो चीज देने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है ये देने के बाद कुछ लोग हो सकता है मुझसे नाराज भी हो जाए और कुछ लोग मुझको ये भी बोल दें कि आप क्यों सारा का सारा कंटेंट जो है वो बता रहे हैं, क्योंकि ये कंटेंट पेड कोर्सेज के अंदर बताने का होता है, वैसे ओपनली बताने का नहीं होता है। ऐसा लोगों की थिंकिंग है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज की बात आती है दोस्तों, जिसको आप जीके और जीएस बोलते हो, जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस की बात आती है। इसमें सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का होता है दोस्तों हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों हिस्ट्री होती है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, बेस्ट तो रहेगा अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं 6ठी से 10वीं की। आपको हर चीज के लिए जो एसएस की बुक आती थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे, उन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री वहां से आप पढ़ सकते हो। आपको शुरुआत करनी है कि कहां से ग्रीक लोग आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद चीनी यात्री कौन कौन से आए थे, कौन से द्वार से आए थे, पानी के रास्ते से कौन आया था, वास्को डी गामा कैसे आया था, चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज कौन था, ये बुक किसने लिखी, हिस्टोरी का बुक किसने लिखी, हेरोडोटस कौन है, ये सारी चीजें आप लोग 6ठी से 10वीं में कवर कर सकते हो। मैंने 6ठी से 10वीं में ये चीजें पढ़ी हैं तो मैं बता सकता हूँ। एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो, एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर जाओ, एसएस की बुक फ्री में डाउनलोड कर लो। कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, किसी बुक की जरूरत नहीं है, किसी हमें पेड कोर्स की जरूरत नहीं है। हिंदी में डाउनलोड कर लो, इंग्लिश में डाउनलोड कर लो, दोनों में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। रिसेंटली 1 हफ्ते की पहले की बात है, इंडियन गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी की सारी बुक्स की पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के ऊपर डाल दी है। कोई भी स्टूडेंट फ्री में उन बुक्स को डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ सकता है, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री का पार्ट क्लियर हो गया। हिस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स को आपको एक तरीके से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है।
पॉलिटी के लिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग किसी भी बुक को फॉलो कर लीजिए, किसी भी। वैसे अगर आप लोगों को मैं सबसे बेस्ट बुक बताऊं तो एक 30 रुपए की बुक आती है भाई। कौन सी बुक आती है? मनोहर पांडे की बुक आती है। सिर्फ 30 रुपए की बुक आती है मनोहर पांडे की। उस बुक से भी आप ये चीजें कवर कर सकते हो। उन्होंने सिर्फ मेन पॉइंट्स को लूसेंट से निकाल के और अपनी बुक में डाला हुआ है। मतलब उस तरीके से डाला हुआ है कि आपको इतनी ज्यादा लूसेंट पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आप थोड़े में काम चला लो। पॉलिटी के अंदर आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को अपने संविधान के बनने से शुरू करना है। 1946, 47, 50, 46 वहां पे कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, वहां से शुरुआत करोगे। नेहरू ने क्या बोला, गांधी ने क्या बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 135 आर्टिकल लिए गए। ऐसा करते हुए आप लोगों को आना है अपने शेड्यूल्स के ऊपर। पहले शेड्यूल में क्या है, तीसरे शेड्यूल में जो शपथ दिलाई जाती है, सैलरीज कौन से शेड्यूल में होती है, किसकी क्या सैलरी होती है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी एज है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप लोगों का उसमें पूछा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के चीफ को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट वाले को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ये सारी चीजें करते हुए लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज है। उसके बाद आप लोगों को आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करना है शुरू से लेके, और 135 तक आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप मनोहर पांडे की बुक को फॉलो कर सकते हैं। 30 रुपए की बुक आती है, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन आपके नजदीकी आउटलेट पे मिल जाएगी। ठीक है, ज्यादा टाइम है आप लोगों के पास, आप चाहते हैं बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग सिंपली जीके के लिए जो सब फॉलो करते हैं आप भी लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा लूसेंट अगर करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते, तो आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करें, क्योंकि एनसीईआरटी का जो आंसर होगा उसी को एचएसएससी सही मानती है। इसीलिए मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, चलो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इसमें आपका ज्योग्राफी आता है और आपका इसमें दोस्तों इकोनॉमिक्स भी आता है। ज्यादा क्वेश्चंस इन दोनों सब्जेक्ट से देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर पढ़ना चाहो, अगर आप आपकी इच्छा है, आपने ये चीजें कवर कर ली हैं और अब आप पढ़ना और ज्यादा पढ़ना चाहते हो, तो इकोनॉमिक्स में आप मार्केट का चैप्टर पढ़ सकते हो, मोनोपोली पढ़ सकते हो, सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। एकल मार्केट क्या होती है, डुओपोली क्या होती है, ये सारी चीजें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी में आप लोगों को बांधों के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया की नदियों के बारे में पता होना चाहिए, झरनों के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल हाईवेज के बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें आप लोग इन दोनों से कर सकते हो, और ये भी आप लोग कहां पे कवर कर सकते हो, आप लोग एनसीईआरटी से ये चीजें कवर कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट। इसके बाद हमारे पास स्टैटिक जीके का पार्ट आता है दोस्तों। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में आप लोगों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं? आप लोगों से बुक्स एंड ऑथर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बुक्स एंड ऑथर्स में आप लोगों को जो आपके लूसेंट आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, बेस्ट 100 बुक्स कौन सी हैं इंडिया में जिनसे क्वेश्चन जो ज्यादा रिपीट होते हैं। गांधी ने कौन सी बुक्स लिखी है, नेहरू ने कौन सी बुक्स लिखी है, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी बुक्स लिखी है, उनकी मेन बुक्स को आप पढ़ सकते हो और उनको ऐसे आप लोग कर सकते हो। बुक्स एंड ऑथर्स के बाद इसमें दोस्तों आपके आते हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा ध्यान आप लोगों को किस पे देना है? करंट अफेयर्स में आपको ध्यान देना है कि रिसेंटली कोई नई बुक लॉन्च हुई है, कोई इंपॉर्टेंट, रिसेंटली किसी को क्या कोई ज्यादा जबरदस्त अवार्ड दिया गया है, रिसेंटली हमारे देश की अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ कुछ नई बात हुई हो, बाउंड्रीज जो है हमारे देश की किन किन देशों से लगती हैं, ये सारी चीजें आप करंट अफेयर्स में करोगे। और उसके बाद आप लोग स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स भी करोगे, और स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, ये अवार्ड किसको दिया जाएगा, या फिर इस अवार्ड में राशि कितनी दी जाती है। ये सारी चीजें आप खेलों में, स्पोर्ट्स में करोगे। स्पोर्ट्स के बाद दोस्तों आते हैं अपने पीपल, फेमस पर्सनैलिटीज। फेमस पर्सनैलिटीज में आपको मैन का भी पता होना चाहिए, आपको वुमेन का भी पता होना चाहिए। उसके बाद आप इसमें करोगे दोस्तों करेंसी। उसके बाद आप लोग इसमें करोगे जो अपने पूरे ईयर में जो इंपॉर्टेंट आपके डेट्स होती हैं कि भाई ये दिन कब मनाया जाता है, यूथ डे कब मनाया जाता है, कैंसर डे कब मनाया जाता है, आपका एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये सारी चीजें आपको स्टैटिक में करनी है। इसके लिए सिंपल आप इंटरनेट के ऊपर से लूसेंट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें जो लास्ट में स्टैटिक का ये सारा पार्ट दिया हुआ है, इसको मोटे मोटे तौर पे नजर मार के और अपने ये कॉन्सेप्ट जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर कर सकते हो। इसके लिए भी आपको किसी टीचर की या किसी पेड कोर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका दोस्तों जीके में स्टैटिक जीके का पार्ट। अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं जनरल साइंस। साइंस के अंदर आप लोगों के पोर्शन आते हैं दोस्तों, यहां पे मैं लिखता हूं फिजिक्स, यहां पे मैं लिखता हूं केमिस्ट्री, और यहां पे मैं लिखता हूं बायोलॉजी। ध्यान से देख लेना, इन तीनों
कॉन्सेप्ट से जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं सारे लिखवा रहा हूं, कोई नहीं लिखवाएगा आपको। फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो आपका आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। भाई इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसको किसमें मापा जाता है, एम्पियर को, इलेक्ट्रिक करंट को, फलाना फलाना, ये सारी चीजें आपको यूनिट्स में करनी है। यूनिट्स के बाद आपका आता है दोस्तों मोशन। एक वस्तु है वो स्थिर है, वो मोशन में नहीं है, फ्रिक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें मोशन से करोगे आप। मोशन के बाद आपका टॉपिक आता है दोस्तों ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन के बाद आपका आता है दोस्तों इसमें प्रेशर से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रेशर के बाद आपसे इसमें साउंड से क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन के कान कितना साउंड सुन सकते हैं, एवरेज किस साउंड के बाद हमें सुनना बंद हो जाएगा, इको क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट आपके साउंड से आते हैं। साउंड के बाद दोस्तों आपका लाइट से क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइट के बाद दोस्तों आपका इससे इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपकी फिजिक्स में इन्वेंशंस जो हुई हैं और जो अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं, नोबेल प्राइज वगैरह दिए हुए हैं, वो चीजें करनी है आपको। और इसके बाद आपका लेंस का टॉपिक आता है और उसमें आप लोगों को जैसे फोकल लेंथ है वगैरह, वो जो टॉपिक्स आपके होते हैं कि भाई इतने डिग्री पे ये है वो है, वो आप देख लेना। फिजिक्स में आप लोगों को इन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और न्यूटन्स लॉ वगैरह हो गए, आपके यूनिट्स वगैरह हो गई, ये टॉपिक्स आपके फिजिक्स से, इन टॉपिक से एचएसएससी में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके लिए भी आप नॉर्मल अपनी एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपका जो न्यूमेरिकल का पार्ट है वो भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं, अगर फिजिक्स के आप लोगों से मान लो 3 क्वेश्चन पूछे गए पेपर में, 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो एक हो सकता है न्यूमेरिकल हो, एक थ्योरी का हो। तो एक न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों को इतनी भड़क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग उस एक के ऊपर जितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो एक क्वेश्चन के ऊपर, उतना टाइम आप लोग वो टाइम भी इन्हीं को दे दो ताकि आपका वो पहले वाला क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाए। या फिर ऐसे सब्जेक्ट को टाइम दो, मैथमेटिक्स को दे दो, रीजनिंग को दे दो। रीजनिंग में आप लोगों को ये हमेशा लगता है हमें कि हमें रीजनिंग आती है और हमें कभी भी रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन जो टॉपर होते हैं उनके भी रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि रीजनिंग तो हमें पहले से आती है। तो ऐसे टॉपिक्स की जगह पे आप रीजनिंग पे ध्यान दो, कंप्यूटर पे ध्यान दो, इंग्लिश पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि 7-8 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लिख लीजिए। सबसे पहला टॉपिक होता है दोस्तों आपका इसमें मैटर एंड स्टेट, मैटर एंड इट्स स्टेट्स, मैटर और उसकी स्टेट्स। उसके बाद आपका आता है दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, पीरियोडिक टेबल क्या होती है, किसका कितना वो तो जो उसका नंबर होता है वो क्या होता है, ये सारी चीजें आपको रटनी पड़ेगी। इसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आता है कि भाई अगर इस चीज को इसमें मिला दिया तो क्या बन जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों को इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस जो होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को इसमें एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पढ़ना है। एसिड, बेस, साल्ट के बाद इसमें आपको दोस्तों मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद इसमें आपका टॉपिक आता है दोस्तों हाइड्रोकार्बन्स। एंड उसके बाद क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों पीएच मान का, इसका कितना पीएच मान होता है, इसका कितना पीएच मान होता है, ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री के अंदर कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे पहला आता है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के बाद आता है दोस्तों आपका ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स के बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। उसके बाद आपका आएगा दोस्तों इसमें प्लांट किंगडम, प्लांट के बारे में, रूट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तने के बारे में, पत्ते के बारे में, किसमें क्या चीज होती है ये पूछा जाता है आपसे। इसी में फोटोसिंथेसिस का आ जाएगा आपका। उसके बाद प्लांट्स न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस आते हैं। इसी में आपके विटामिन के क्वेश्चंस आ जाएंगे, विटामिन ए क्या होता है, विटामिन बी क्या होता है, और ये विटामिन होता है, विटामिन नहीं होता है, विटामिन होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन से क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका सेल से क्वेश्चन आता है, कोशिका से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आता है, ह्यूमन ब्लड से आता है क्वेश्चन आप लोगों के पास, एंड ह्यूमन डिजीज से आता है, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है। साथ ही साथ जो स्टैटिक पार्ट होता है, कौन सा पार्ट बड़ा होता है, कौन सी हड्डी बड़ी होती है, वो चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लूसेंट से पढ़ते आ रहे हो। तो मैं बोलूंगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए जो मनोहर पांडे की 30 रुपए वाली जो किताब है, उससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको कम टाइम में कवर करने हैं तो आप वो बुक खरीद सकते हैं। मनोहर पांडे जीके 2021 30 रुपए की बुक आएगी, पतली सी, उससे आप ये सारा सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस का पोर्शन मैंने बता दिया है। अब हमारा पार्ट आता है दोस्तों आप लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हरियाणा के एग्जाम्स के लिए, आपका हरियाणा जीके का पार्ट आता है दोस्तों।
हरियाणा जीके का पार्ट आता है, जिसमें आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए और आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप लोग हरियाणा जीके की सिर्फ थ्योरी करते रहेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। हरियाणा जीके के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जो प्रीवियस ईयर में आए। ठीक है, सबसे ज्यादा पोर्शन रहता है एग्जाम के अंदर दोस्तों हरियाणा जीके का। अगर 100 क्वेश्चन का एग्जाम है तो उसमें से 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, 90 में से आपको 22-23 क्वेश्चन हरियाणा जीके से देखने को मिलेंगे। हरियाणा जीके का सबसे पहला पार्ट आता है दोस्तों हरियाणा की हिस्ट्री। हरियाणा कब बना, 1857 की क्रांति पढ़ोगे आप लोग। उसके बाद हरियाणा को बनाने में किस किस ने योगदान दिया, कौन कौन से स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बना, पंजाब से अलग किया गया, कितने % हिस्सा जो है हरियाणा को मिला, भाषाई आधार पे इनको डिवाइड किया गया था, एंड वो सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है हिस्ट्री में। उसके बाद हरियाणा की पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ोगे आप, लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, कौन सी सीट आरक्षित है SC ST के लिए, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। मंडल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं आपके, और उपमंडल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। और हरियाणा की पॉलिटिक्स के बाद आप लोगों को हरियाणा की ज्योग्राफी पढ़नी है, जिसमें आप हरियाणा की नदियां, नहरें पढ़ेंगे। नहरें पढ़ेंगे बेसिकली आप, कौन सी नहर कहाँ से, गगर नदी कहाँ पे गिरती है, वो कहाँ से, उद्गम स्थल कहाँ से है, पंचकुला साइड से कौन सी निकलती है, इधर कौन सी, ये आपको पढ़नी है ज्योग्राफी में। उसके बाद इसमें आपके आते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे आप लोगों को इस तरीके से करने पड़ेंगे। आप लोग मैप डाउनलोड कीजिए। तो सबसे पहले आपके स्टडी रूम के अंदर हरियाणा का एक बिल्कुल बहुत बड़ा मैप आप लोग लगाइए। आप लोग उस मैप को ऐसे खड़े होकर ध्यान से उस मैप को डेली 10 दिन के लिए लगातार उस मैप में आप लोग 15-20 मिनट के लिए सिर्फ उस मैप को ऐसे ध्यान से देख लीजिए। आप लोगों के NH के क्वेश्चंस, नहरों के क्वेश्चंस, नदियों के क्वेश्चंस, और आपके जिले कहाँ कहाँ पे कौन सा है, बाउंड्री किस किस से टच होती है, पंजाब से बाउंड्री, राजस्थान से बाउंड्री, यूपी से बाउंड्री, उत्तराखंड से बाउंड्री, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सिर्फ मैप में क्लियर हो सकते हैं। एक 20 रुपए का मैप आता है, वो खरीद के अपने स्टडी रूम पे अपनी आंखों के सामने लगा लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हो गए। नेशनल हाईवे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है दोस्तों, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई रोहतक से वहां तक कौन सा हाईवे लगता है, NH 1 और 2 का नाम बदल के क्या कर दिया, NH 719 का नाम पुराना क्या था, 8 का पुराना नाम, 8 का नया नाम क्या कर दिया, 48 कर दिया। इस तरीके से आपसे नेशनल हाईवे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आएगी दोस्तों आपके स्टैटिक हरियाणा जीके की। स्टैटिक में आप लोगों की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, भजनलाल, बंसीलाल, आपके मुख्यमंत्री पहले दूसरे, उसके बाद लंबे समय तक कौन रहा, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, सबसे ज्यादा बार शपथ किसने ली, गवर्नर कौन था, इमरजेंसी के टाइम पे इंडिया का राष्ट्रपति कौन था, इमरजेंसी के टाइम पे हरियाणा, इमरजेंसी के टाइम के जस्ट बाद हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बना। ये सारे स्टैटिक के पार्ट होते हैं, ये सारे पढ़ने हैं आपको। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, हरियाणा जीके के अंदर आपके जो 22 जिले हैं, उन 22 जिलों के बारे में उनकी आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए, कब बने थे वो पता होना चाहिए, वहां उन सारे के सारे जिलों को किस नाम से फेमस है वो पता होना चाहिए, उन वहां से फेमस पर्सनैलिटीज कौन सी हैं पता होना चाहिए, और उन शहरों से जुड़ी हुई जो भी आपको इंपॉर्टेंट 30-40 हर एक उससे 50-60 क्वेश्चन बनते हैं वो मोटे मोटे आप लोगों को पता होने चाहिए। हरियाणा जीके के लिए मैं कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूंगा। हरियाणा जीके के लिए जो भी बुक आप लोगों ने ऑलरेडी खरीद तो रखी ही होगी। एक आधा कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देखने वाला ऐसा होगा जिसके पास हरियाणा बुक का मटेरियल नहीं होगा। आपने 20-25 तो PDF ले रखी होंगी अलग अलग लोगों की, 4-5 आप लोगों ने किताबें खरीद रखी होंगी अलग अलग लोगों की, 4-5 आपके पास MCQs की किताबें मिलेंगी। आपने क्या करना है, सिर्फ आज उनमें से जो आपको सबसे प्यारी बुक लगती है, एक बुक उसको उठा लीजिए और एग्जाम तक उस बुक को 10 बार पढ़ लीजिए। हाँ भाई तुझे भी बताऊंगा सिलेबस, रुक जा भाई। ठीक है, तो एक बुक को उठाइए और उस बुक को 10 बार पढ़िए। उसके बाद प्रीवियस ईयर MCQs लगाना स्टार्ट कर दीजिए। हरियाणा जीके को प्रिपेयर करने के बाद ये तरीका होता है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कंप्यूटर की। कंप्यूटर का सिलेबस आप लोगों को मैं डिफाइन कर देता हूं, जो आप लोगों को हो सकता है नहीं पता हो। और कंप्यूटर मैं खुद पढ़ाता हूं, तो आप चैनल के ऊपर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, आप लोगों को ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको हरियाणा में किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर नहीं मिलेगा। मैं गारंटी ले सकता हूं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है MSc कंप्यूटर साइंस, मेरा क्वालिफिकेशन है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे कंप्यूटर साइंस की जो नॉलेज है वो भगवान की दया से थोड़ी सी है, बुक्स मैंने पढ़ी है। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में बता देता हूं। आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है। सबसे पहले बात आती है दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल और कंप्यूटर की हिस्ट्री। ठीक है, कब बना, पहला कंप्यूटर कौन था, कौन से कंप्यूटर में क्या चीज थी। उसके बाद फंडामेंटल में आप लोगों के पास इसका नंबर सिस्टम आ जाता है, बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, ऑक्टेल में बदलना है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं,
प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी रजिस्टर्स क्या होते हैं, हार्ड डिस्क एसएसडी क्या होती है, ये सारी चीजें आपकी फंडामेंटल में आ जाती है। अपने फिनिशर सीएसएन आईटी चैनल के ऊपर फंडामेंटल की एक वीडियो है 1.5 घंटे की, उसमें ये सारी चीजें मैंने कराई हुई है, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। फंडामेंटल के बाद आप लोगों को इसमें दूसरा टॉपिक जो है ध्यान देना है, जिसके ऊपर वो ध्यान देना है दोस्तों आपको नेटवर्किंग या फिर इंटरनेट के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। नेटवर्किंग में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, क्या फर्क होता है, हब क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, राउटर क्या होता है, मॉडेम क्या होता है। उसके बाद आप लोगों को पता करना है इसमें कि भाई लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद आप लोगों को इसमें देखना पड़ता है कि भाई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कैसे हम एक फाइल को दूसरी जगह पे भेजते हैं। तो कनेक्शन लेस में यूडीपी आईपी काम करते हैं, पैकेट्स में डिवाइड करना है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये सारी चीजें आप लोगों की इंटरनेट से और प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई नेटवर्किंग के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का टॉपिक होता है दोस्तों आईपी एड्रेसिंग। इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कितने प्रकार के हमारे पास ए बी सी डी प्रकार के हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं, किस एड्रेस किस उसकी क्लास की क्या रेंज होती है, और कौन सा आईपी एड्रेस होता है जो फिक्स होता है अपने इंटरनेट कनेक्शन के लिए। उसके बाद आईपी एड्रेसिंग में आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई IPv4 का जो साइज होता है कितने बिट का होता है, IPv6 का साइज कितने बिट का होता है, IPv4 में हमें नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कैसे निकालनी होती है, IPv6 में हमारे पास क्या नई चीजें होती हैं, साइज उससे कितना होता है। ये सारी चीजें आपको आईपी एड्रेसिंग में पढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद टॉपिक आता है दोस्तों आपका DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपको डेटाबेस से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स करने हैं। और इसके बाद डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं हम SQL की हेल्प से, तो SQL के बारे में DBMS और SQL में आपको सीखना पड़ेगा। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस को बनाया कैसे जाता है, अल्टर कैसे किया जाता है, सिलेक्ट कमांड क्या होती है, गो टू कमांड क्या होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है। इसके बाद आप लोगों को पाइथन 11th 12th क्लास की जो पाइथन है उसका बेसिक आप लोगों को करके जाना है, साथ ही साथ C++ और C लैंग्वेज का बेसिक आप लोगों को करके जाना है। ये आपका मोटा मोटा कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा आप लोगों का इसमें MS ऑफिस और होता है भाई, जो प्रैक्टिकल करके मैंने पूरा का पूरा कराया हुआ है ऑलरेडी, चैनल के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं। और अभी हमारा कंप्यूटर का हरियाणा पुलिस के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डेली रात को 9 बजे हमारी क्लास होती है कंप्यूटर की, जिसमें हम ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड इसके अंदर आता है, ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस होता है। आज मैंने आप लोगों को इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस, कंप्यूटर और आपका हरियाणा जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्टैटिक जीके, हरियाणा हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैबुलरी, अर्थमेटिक मैथ, एडवांस मैथ और आपका टेक्निकल मैथ का पूरा सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दिया है। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को मैं अवेयर करना चाहता था कि ताकि आप लोगों को कम से कम ये तो पता हो कि सिलेबस आप लोगों को पढ़ना क्या है। विश्वास कीजिए 60 से 70 स्टूडेंट्स के मेरे पास सिर्फ ये मैसेज आए हैं कि सर हमें यही नहीं पता कि हम पढ़ें क्या। सर हमारे पास बुक्स हैं, हमने कोर्सेज खरीद लिए, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम पढ़ें क्या, किस चीज को छोड़ें किस चीज को पढ़ें। कोई बात नहीं है भाई, मैंने टाइम निकाल के आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है डेटा, ये डेटा आप लोगों तक मैंने पहुंचा दिया है। आप लोगों का कर्तव्य है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, आप लोगों ने नोट किया है, इसको फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो अभी पीछे हैं, जिनको यही नहीं पता कि हरियाणा में किस सिलेबस को हम फॉलो करें, कौन से सब्जेक्ट्स में किन टॉपिक को हम फॉलो करें, ठीक है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक रीजन था, आप लोगों को अवेयर करना, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश यही करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस स्टूडेंट्स के अंदर फैलाऊं। यूट्यूब के ऊपर एग्जाम डेट्स को चेक मत किया कीजिए, यूट्यूब के ऊपर खट्टर साहब की योजनाओं को चेक मत किया कीजिए, यूट्यूब के ऊपर आप इतना टाइम स्पेंड मत कीजिए। बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया HSSC ने प्रिपेयर करने का। अब HSSC एग्जाम लेगी, गिनी चुनी पोस्ट हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं मेरे दोस्त। आप या तो अभी इसको फॉलो करके अपनी तैयारी पक्की कर लेंगे, बुक्स को डाउनलोड करके NCERT से अपनी अच्छी तैयारी कर लेंगे, या फिर 4-5 महीने के बाद 5 महीने के बाद जब सारी वैकेंसीज के ऊपर एग्जाम्स हो जाएंगे, उसके बाद भी आप लोग इसी YouTube के ऊपर ऐसे ही घूम रहे होंगे जैसे आप लोग अभी घूम रहे हो, और आप लोगों को सिलेबस भी नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को सिलेबस नहीं पता इसलिए आप लोग कमजोर हैं या वैसा, नहीं पता होगा कोई बात नहीं है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था उनको पता आज लग गया है, तो इसको फॉलो कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए दोस्तों। जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी टॉपिक या जो भी कोई भी कुछ भी चीज आपको समझ में ना आए, उसको गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, यूट्यूब के ऊपर सर्च कीजिए और वहां से उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। बस इतना। किसी टीचर को आप बहुत अच्छा मानते हैं, उस टीचर को फॉलो कर लीजिए, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक इंसान को फॉलो करो। अब मान लो एक फलाने चैनल के ऊपर MCQs की सीरीज चल रही है, लाइव आके वो MCQs करवा रहे हैं हरियाणा जीके के, आपने क्लिक किया, आधा घंटा लगा दिया। उसके बाद दूसरे चैनल पे हरियाणा जीके चल रही है, वहां पे क्लिक किया, वहां पे आधा घंटा लगा दिया।
तीसरे चैनल पे आधा घंटा लगा दिया, आपने अपनी लाइफ का 1.5 घंटा वेस्ट कर दिया, क्योंकि वहां पे वो क्वेश्चंस कराए जा रहे थे जो आप लोगों को पहले से आते हैं। तो जो चीज पहले से आती है उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने के बजाय वो 1.5 घंटा आपको उस चीज पे लगाना था, डिटरमिनेंट सीखने पे लगाना था, मैट्रिक्स सीखने पे लगाना था, सेट रिलेशन फंक्शन सीखने पे लगाना था, आपको फिजिक्स मोशन के ऊपर लगाना था, ग्रेविटेशन के ऊपर लगाना था, पीरियोडिक टेबल को याद करने के ऊपर लगाना था। अपने टाइम को ना यूटिलाइज कीजिए दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ही सीरियस एस्पायरेंट है और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। बस आप लोगों तक कंटेंट पहुंचा दिया है, फटाफट से जल्दी से फटाफट एकदम मस्त तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और सक्सेसफुल होइए अपनी लाइफ में। सरकारी नौकरी मिलेगी तो भाई शादी भी हो जाएगी अच्छे घर में और सब कुछ सही हो जाएगा, वरना बिना सरकारी नौकरी आजकल कोई नहीं देता छोकरी भाई, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए चीज के साथ, और धन्यवाद दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।